Hello and welcome to AR Academy. Today we are going to start this English section of the JKP Constable exam. जैसा कि आपको पता है कि हम काफ़ी टाइम से जो जनरल नॉलेज इसमें है उसके हमने काफ़ी जो हैं टॉपिक्स कवर किए हैं। अभी भी उसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैंने आपको बोला भी था कि मैं जो है इस सिलेबस का जो दूसरा पोर्शन है वो भी हम उठाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश में एज सच में आपको कोई जो है लंबी क्लासेस नहीं लूँगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स कराऊँगा। प्रैक्टिस सेट्स में हम जो है PYQs ही करेंगे और मोस्टली जो PYQs होंगे, जैसे कि आपको पहले ही मैंने कहा है कि मेरी हर सीरीज़ मेरी जो सीरीज़ चल भी रही थी उसमें भी मैंने फोकस रखा था कि जो SSC के क्वेश्चंस हैं उनको रिपीट किया जाए ताकि उनसे आपका रिवीजन भी अच्छा होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह से आज जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ये भी SSC के ही क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश सेक्शन के जो पूछे गए हैं इनसे ही हम रिवीजन भी करेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रीजनिंग के भी हम कल से या आज से ही स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो एक और इसका पोर्शन है सिलेबस का रीजनिंग, उसको भी हम ऐसे ही रीजनिंग में सेट्स के हिसाब से उसको डिस्कस करेंगे। उसको भी हम एज अ बूस्टर रीजनिंग बूस्टर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे ताकि आपको वहाँ पे भी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि देखिए अब एग्ज़ाम डेट्स भी आ चुकी हैं, तो मुझे लगता है 1 महीने में आपको अगर बेसिक्स पढ़ाने बैठेंगे तो वो तो नहीं होगा। इसलिए जो रिवीजन सीरीज़ रहेगी आई थिंक वो बेस्ट रहेगी, उसमें आपका रिवीजन भी होगा जो आपने पढ़ी हैं चीज़ें, और अगर आपने अभी तक नहीं जो चीज़ें पढ़ी हैं वो भी आपकी इसमें कवर हो जाएंगी, क्योंकि मैं जो है हर चीज़ को अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होगा इंग्लिश का, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ज़्यादा सेशन लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि हमें रिवीजन ही करना है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा जहाँ पे ज़रूरी चीज़ें होंगी आप नोट डाउन भी करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फिर से एक बार यही गुजारिश रहेगी कि ये सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमारे सिलेबस में भी इडियम्स हैं JKP कांस्टेबल में, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आपको इडियम जो यहाँ पे दिया गया है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, इनमें से कौन सा है। इडियम क्या है? टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। सो यू हैव टू find the appropriate answer. Option 1 is to know different things of fishing techniques. Second is to take calculated risks. Third is to have bigger things to take care of than the menial task at hand. And the fourth one is to have an interest in cooking. So I hope आपने करेक्ट आंसर चूज़ किया होगा। इफ़ यू नो दिस, इफ़ यू डोंट नो दिस देन डू रिमेंबर दिस। इसका मतलब होता है टू हैव बिगर फ़िश टू फ्राई का मतलब होता है, ये एक इडियम है। यहाँ आप इस फिशिंग टेक्निक से लेना देना इसका कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी हम इडियम्स पढ़ते हैं तो डिफरेंट ये एक सेट ऑफ वर्ड्स होता है जिसका पूरा डिफरेंट मीनिंग आता है। तो दिस इज़ नॉट राइट। इवन कैलकुलेटेड रिस्क से कुछ लेना देना नहीं है इसका, ये भी नहीं है। टू हैव इंटरेस्ट इन कुकिंग, हालांकि फ्राई इज़ रिलेटेड टू कुकिंग, बट यहाँ पे ये जो इडियम है इसका रिलेशन कुकिंग के साथ बिल्कुल नहीं है। तो बचा हमारे पास ऑप्शन एक ही, दैट इज़ दिस ऑप्शन, which means to have bigger things to take care of than the menial tasks at hand। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि आपको और भी बड़े काम हैं जिनको आपको ख्याल रखना है देन द मीनियल टास्क, जो कि छोटे मोटे टास्क हमारे आसपास होते हैं। यू कैन यूज़ दिस इडियम मोर ऑफन, स्पेशली व्हेन यू आर मोटिवेटिंग समवन, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, यू हैव बिगर फिशेस टू फ्राई देन तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब होता है कि आपके पास और भी बड़ी चीज़ें हैं ख्याल करने के लिए या ख्याल रखने के लिए देन दीज मीनियल छोटी छोटी टास्क के लिए। तो ये आप करेक्ट इसको कर लीजिएगा अगर ये एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलता है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक इडियम है और अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड है इसका आपको सिनोनिम बताना है। टॉक्सिक,
टॉक्सिक हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका क्या सिनोनियम होगा? सिनोनियम का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द ऑप्शन दैट is similar in meaning to the word toxic. So the options are lethal, lanky, laudatory, licit, है ना। तो इन सब की आपको मीनिंग भी मैं बताता चलूँगा, लेकिन पहले हम इसका राइट आंसर देखेंगे। देखिए, टॉक्सिक का मतलब होता है जो कि इंसान को काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल लगता है, यानी कि नुकसान पहुंचा सकता है ना, उसको हम बोलते हैं ना टॉक्सिक। ही इज़ अ टॉक्सिक पर्सन, जो कि हार्मफुल होगा, जो आपको नुकसान पहुंचाने का मतलब नुकसान पहुंचाने का ही सोचता होगा, उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक पर्सन, है ना। टॉक्सिक का मतलब ही होता है हार्मफुल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड है, लीथल। लीथल ही है जो कि इसका सिनोनियम बन सकता है इन ऑप्शंस में से। तो राइट ऑप्शन वुड बी लीथल। लीथल का भी मतलब होता है कुछ ऐसा जिससे आपको जो विच कैन कॉज डेथ, है ना। लीथल का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन कॉज डेथ। तो टॉक्सिक का भी वही मतलब होता है, एनीथिंग दैट कैन कॉज डेथ, उसको हम लीथल बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ द ओनली ऑप्शन हियर दैट इज़ मोर रेलिवेंट टू दिस टॉक्सिक वर्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सिनोनियम बताना था आपको। तो लीथल इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगर मैं लैंकी की बात करूँ, लैंकी का मतलब क्या होता है? लैंकी का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जो कि टॉल है या थिन है, समवन हु इज़ टॉल एंड थिन। तो लैंकी का मतलब भी आप याद रख सकते हो इफ़ यू वांट टू। लैंकी का मतलब होता है पर्सन टॉल और थिन, है ना। टॉल एंड थिन होता है ना, कोई लंबा और थिन, पतला सा, है ना, उसको बोलते हैं हम लैंकी। लॉडेटरी की अगर मैं बात करूं, लॉडेटरी का मतलब क्या होता है? इनका कलर कौन सा, ये ठीक है। लॉडेटरी का मतलब होता है समवन जो कि प्रेज करता है किसी को, एक्सप्रेसिंग प्रेज। अगर आप प्रेज किसी को करते हैं, किसी की तारीफ करते हो, उसको हम बोलते हैं लॉडेटरी, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, एक्सप्रेसिंग प्रेज। देखिए, दिस इज़ द सीरीज़ जहाँ पे आपको ये एसएससी के क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। इससे आपको फ़ायदा यही होगा कि सारी चीज़ें रिपीट भी होंगी और उसके साथ साथ जो आपने नहीं अभी तक सीखा है वो भी आप सीखने को आपको मिलेगा। जैसे आपको ये वर्ड अगर अभी तक नहीं था पता तो आप इसको लिख लीजिए। एक्सप्रेसिंग प्रेज का मतलब होता है लॉडेटरी। लिसिट का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ लीगल, ठीक है। लिसिट का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ लीगल, ओके। तो इसका मतलब होता है लीगल, लिसिट। लीगल या आप बोल सकते हैं परमिटेड बाय लॉ, है ना। लीगल का मतलब ये होता है वो जो कि परमिटेड बाय लॉ होगा, है ना, कानून की तरफ से परमिट किया गया, परमिटेड बाय लॉ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। टॉक्सिक का सिनोनियम लीथल, देन दीज आर द वर्ड्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, इनकी मीनिंग आई होप आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड मैंने यहाँ पे इसको दूसरे कलर में भी रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। द एक्सप्लोजिव यूज्ड इज़ ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी। ये जो एक्सप्लोजिव हम यूज़ कर रहे हैं ये मैंने अपनी फॉर्मुलेशन से बनाए हैं, एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी। तो ये इसकी मीनिंग है। तो आपको बताना है कि वाउच जो है इसका अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनियम। वाउच का आपको एंटोनियम बताना है। तो वाउच का मतलब होता है एक्चुअली किसी चीज़ की गारंटी लेना, यानी कि किसी चीज़ को आप एक तरफ से सर्टिफाई करते हो ना, तो गारंटी बोल सकते हैं आप, है ना। तो वही होता है वाउच। लेकिन इसका अपोजिट आपको बताना है। तो अपोजिट इसमें क्या आएगा? मेंटेन, सर्टिफाई, विटनेस, इनवैलिडेट। तो अगर आप मेंटेन की बात करेंगे, इट इज़ एक्सप्रेसेस समथिंग कि अगर आप किसी चीज़ को किसी स्टेट में कंटिन्यू रख रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं मेंटेन कर रहे हैं, तो ये तो नहीं आएगा, है ना। इट इज़ समथिंग, अगर आप किसी चीज़ को किसी स्टेट में रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं मेंटेन करना, सो ये नहीं आएगा। देन सर्टिफाई, सर्टिफाई का मतलब ही होता है वाउच। तो मुझे लगता है सर्टिफाई अगर इसका सिनोनिम अगर हमें बताना होता तो शायद हम सर्टिफाई लिख देते। क्यों? क्योंकि सर्टिफाइड का भी मतलब वही होता है ना, सर्टिफाई, आई कैन सर्टिफाई दिस, है ना, यानी कि मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। तो ये भी इसकी सिमिलर मीनिंग है, लेकिन हमें मीनिंग क्या देखनी है? अपोजिट मीनिंग देखनी है। सो अपोजिट, विटनेस, विटनेस इज़ नॉट दिस। विटनेस होता है अगर आप कुछ देख रहे हो, है ना,
किसी चीज़ की आप शहादत दे रहे हो उसको बोलते हैं विटनेस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू दिस. सर्टिफाई इज़ नॉट द राइट आंसर. मेंटेन इज़ नॉट द राइट आंसर. बचा एक ही ऑप्शन, दैट्स इनवैलिडेट. तो इनवैलिडेट जो होता है यही आपको इसका यहाँ पे आंसर मिलेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं. तो वन ऑप्शन इज़ करेक्ट, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा. सर देखिए, इनवैलिडेट का मतलब होता है टू मेक समवन या समथिंग इनवैलिड, है ना. टू मेक समथिंग इनवैलिड. अगर आप किसी चीज़ को इनवैलिड करार देते हो कि ये ठीक नहीं है ना, उस चीज़ को आप इनवैलिड करार देते हो तो उसको बोलते हैं हम इनवैलिडेट करना, है ना. इनवैलिडेट करना. यहाँ पे ये वाउच दे रहा है यानी कि सर्टिफाई कर रहा है, इसकी गारंटी ले रहा है, बट यहाँ पे इनवैलिडेट इसका अपोजिट आ जाएगा. तो ये आपको याद रखना है. एक और वर्ड इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नलीफाई, है ना. टू नलीफाई समथिंग, नलीफाई भी यही होता है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Select the option that expresses the given sentence in active voice. आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कर रहा है. ओके. लाइवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका, है ना. लाइवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका. डोमिनिका जो है वो लाइवली ट्यून्स कंपोज करती हैं. कंपोज्ड बाय, कंपोज किए हैं उसने ऑलरेडी, तो लाइवली ट्यून्स जो है उसने कंपोज किए हैं. पहला, डोमिनिका कंपोज लवली ट्यून्स. आई थिंक फर्स्ट वन इज करेक्ट. डोमिनिका कंपोज लवली ट्यून्स, ये भी है. डोमिनिका विल कंपोज लवली ट्यून्स, ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें विल आ रहा है. जब भी विल हम देखेंगे तो हमें पता चलता है फ्यूचर टेंस है, लेकिन फ्यूचर टेंस तो है नहीं. ये जो सेंटेंस है ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस ही यूज़ कर रहा है ना. डोमिनिका कंपोजेस ट्यून्स लवली, ये तो नहीं होगा क्योंकि एडजेक्टिव से पहले ये नहीं आ सकता. ठीक है, तो ये तो होगा नहीं. तो रही बात 1 और 2 की. अगर मैं बात करूँ 1 की, 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन इसमें. हालांकि 2 भी करेक्ट है, ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे 2 भी करेक्ट है, लेकिन ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में इसने ये कहा है लाइवली ट्यून्स आर कंपोज बाय डोमिनिका. तो डोमिनिका कंपोजेस लवली ट्यून्स, ये प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा आपका. ठीक है, तो दिस इज़ द राइट आंसर. एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सो डू टेक नोट ऑफ दिस. और इसमें क्या होता है, यूजुअली हम सब्जेक्ट और वो जो ऑब्जेक्ट होता है उनको इंटरचेंज करते हैं, आगे पीछे करते हैं. तो अभी मैं उस डीपर पर्सपेक्टिव में नहीं जाऊंगा क्योंकि सिर्फ 1 महीना बचा एग्ज़ाम के लिए, एंड वी आर गोइंग टू ओनली गो थ्रू दिस रिविजन सीरीज़. एंड आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे ये इस एक्टिव फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट इसने किया है. Select the most appropriate synonym of the word in bold. We would better watch our step and not give him any excuse to harass us further. तो आपको बताना है इसका सिनोनियम. किस वर्ड का, harass का. harass का आपको सिनोनियम बताना है. सबसे पहले आपको harass की मीनिंग पता होनी चाहिए. harass की मीनिंग क्या है, ठीक है. अगर कोई रिपीटेडली आपको अनॉय कर रहा है, आपको ट्रबल कर रहा है, उसको हम बोलते हैं हरास, है ना. जैसे आपने सुना होगा हरासमेंट, है ना. तो हरास करना होता है इफ़ समवन इज़ रिपीटेडली ट्रबलिंग यू, समवन इज़ रिपीटेडली कॉजिंग यू यू नो इनकन्वीनियंस, उसको हम बोलते हैं हरास करना. तो इसका आपको आंसर करना है कि हरास का जो सिनोनियम है वो क्या आएगा. ठीक है, सिनोनियम. तो इंटिमिडेट, बैटरे, रैलिश, सूद. तो आपको इसका राइट आंसर बताना है. इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है. इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना, फ्राइटन, है ना. किसी को डराना, टू फ्राइटन समवन, है ना. फ्राइटन, डराना. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरा बेट्रे. बेट्रे इज समथिंग एल्स. बेट्रे इज अगर आप किसी के ट्रस्ट को तोड़ देते हो, है ना, किसी को कुछ रिवील करते हो, उसका ट्रस्ट तोड़ देते हो, यू नो, तो वो बेट्रे होता है. तो ये तो ऑप्शन में आएगा नहीं. रैलिश, रैलिश का मतलब होता है टू एन्जॉय समथिंग, यू नो. तो रैलिश तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा. ठीक है, रैलिश का मतलब ही होता है जब आप कोई चीज़ एन्जॉय कर रहे हो. ठीक है, किसी चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है, प्लेजर वगैरह, तो वो रैलिश में आ जाता है. यहाँ पे आ जाता है एन्जॉय. एन्जॉय का वर्ड ज़रूर आएगा जब भी रैलिश के साथ आएगा. यहाँ प्लेजर
ये वर्ड भी ज़रूर आता है, तो ये तो नहीं है इसका राइट ऑप्शन, तो ये इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सूद, सूद का मतलब क्या होता है? सूद होता है इट मीन्स टू काम समवन, जब आप किसी को काम कर रहे हो ना, कंफर्ट दे रहे हो, तो इसको बोलते हैं हम सूद, है ना। इट मीन्स टू काम समवन, काम डाउन, काम डाउन, काम समवन, काम डाउन नहीं है यहाँ पे, काम समवन है, ओके, काम समवन, यू नो। और किसी को जब आप कंफर्ट देते हो, टू कंफर्ट समवन, टू गिव समवन कंफर्ट, उसको भी बोलते हैं सूद, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये भी नहीं आएगा इनकी मीनिंग के। तो यहाँ पे एक ही आ रहा है फ्राइटन, फ्राइटन यानी कि इंटिमिडेट, इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना। हैरेस का मतलब भी वही होता है, लेकिन हैरेस में एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। हैरेस का मतलब होता है जब रिपीटेडली कोई वो आपको अनॉय कर रहा है या डरा रहा है, उसको बोलते हैं हैरेस। हालांकि ये प्रॉपरली इसका अगर मैं बताऊं तो राइट आंसर नहीं है, लेकिन इन ऑप्शंस में से मोस्ट क्लोजली राइट आंसर जो है वो इसका इंटिमिडेट ही रहेगा। तो ऑप्शन 1 वुड बी द राइट आंसर एज, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही रैंडमली नहीं पिक किए हैं, दीज आर द क्वेश्चन जो कि एसएससी में पूछे गए हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से करें और जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी याद रखें। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज एन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। इस फ्रेज के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट। एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी किसी रियल पर्सन या इवेंट से लेके उसको हम क्या बोलते हैं? स्केच, नैरेटिव, एनेक्डोट, पोइम, है ना। तो आपको इनका बताना है। देखिए पोइम में ज़रूरी नहीं है कोई किसी इंसान की मतलब रियल पर्सन की कोई स्टोरी हो या कोई इवेंट हो, है ना। पोइम तो हम किसी चीज़ पे भी लिख सकते हैं ना। सो पोइम से पोइम तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसका आंसर। आई होप ये इतना आप कर पा रहे होंगे कि पोइम वुड नॉट बी द रियल आंसर यहाँ पे, क्योंकि रियल पर्सन के बारे में इसने कहा या इवेंट के बारे में। poems are imaginary as well, you know, most of the poems are all mostly imaginary, so you have to remember this. sketch तो होगा नहीं, क्योंकि sketch is something अगर आप किसी का कुछ draw कर रहे हो ना, sketch is related to drawing, so this is also not the correct option। बचे दो options, narrative and anecdote। narrative में ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट स्टोरीज़ होगी, है ना। शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी नैरेटिव भी हो सकता है, लेकिन नैरेटिव में हम लॉन्ग स्टोरीज़ भी लेते हैं, तो दिस वुड नॉट बी द राइट आंसर। बचा एक ही एनेक्डोट। एनेक्डोट इज़ एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पे आना चाहिए। एनेक्डोट का मतलब ये होता है शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन और इवेंट। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नैरेटिव भी क्लोजली इससे रिलेट करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नैरेटिव में आप किसी कोई भी शॉर्ट स्टोरी लें। इसमें लॉन्ग स्टोरीज भी हो सकती हैं, इसमें इवेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो डू मेक श्योर कि आप ये याद रखेंगे। एनेक्डोट का मतलब होता है इट्स अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, select the most appropriate synonym to replace the underlined word in the given sentence। ये जो अंडरलाइंड वर्ड है इसको आपको सिनोनियम सेलेक्ट करना है ना। अल्ट्रुइस्टिक, नो अल्ट्रुइस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर। तो आपको इसका आपको सिनोनियम बताना है, ठीक है। देखिए एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये बहुत ज़्यादा आते हैं। आप ये मत सोच रहे होंगे कि हम एंटोनियम सिनोनियम ही ज़्यादा कर रहे हैं। ये एज इट इज़ क्वेश्चन आए थे पेपर में, मैंने इनको एज इट इज़ यहाँ पे आपके सामने रखा है। और सीरियल भी मतलब सीरियल भी यही था उस पेपर का। सो डोंट मेक मतलब ये ना समझें कि ये सिर्फ एंटोनियम सिनोनियम्स हो रहे हैं, बल्कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी अच्छी हो जाएगी। आई एम श्योर अबाउट दिस। तो अल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है? आपको सबसे पहले इस वर्ड की अगर मीनिंग पता होगी तब जाके आप इसका सिनोनियम बताएंगे, ठीक है। नो अल्ट्रुइस्टिक एक्ट, कोई भी सेल्फलेस एक्ट जो है ट्रूली सिंसियर नहीं होता है। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है सेल्फलेस, यानी कि जब आप खुद को उसमें उतना ये नहीं कर रहे होते ना, मतलब आप अपने ईगो के लिए नहीं करते हैं ये, बल्कि सिंसियरली करते हैं without thinking of any personal agendas or something like that, है ना। तो अल्ट्रुइस्टिक का सिनोनियम आपको बताना है फैंटास्मल। फैंटास्मल है
फोनोटिपिकल है, फिलैंथ्रोपिक है, फिनोमिनल है। तो आपको इसका राइट सिनोनिम बताना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे आएगा दैट वुड बी फिलैंथ्रोपिक। ठीक है, फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक भी क्लोजली रिलेट करता है सेल्फलेस से ना, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर द others without considering yourself in that, without taking the personal agendas in that, so that means philanthropic. So you have to remember this. Phantasmal अगर मैं इसकी बात करूँ तो it is something related to अगर कोई घोस्टली चीज़ होती है, घोस्टली का मतलब होता है if someone is making you illusory का मतलब होता है कि वो नहीं आते थे वो जादूगर आपको दिखाते थे सामने वो ट्रिक्स वगैरह, वही समथिंग लाइक दैट, घोस्टली, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूँगा फोनोटिपिकल की, इट इज़ रिलेटेड टू फोनोटिक्स, सो यू डोंट हैव टू फाइंड एनी रिलेशन ऑफ दिस विद रिगार्ड टू दिस एल्ट्रुइस्टिक, है ना। फिनोमिनल का मतलब होता है एक्सेप्शनल, है ना। फिनोमिनल, ये तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा। फिनोमिनल की अगर मैं बात करूँ, इसका मतलब होता है एक्सेप्शनल या रिमार्केबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अगर आप सिनोनिम अगर आप याद रखना भी चाहेंगे तो रिमार्केबल भी आएगा, एक्सेप्शनल भी आएगा, रिमार्केबल, एक्सेप्शनल और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी एक वर्ड है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। ठीक है, इसका जो सिनोनिम आएगा अल्ट्रुइस्टिक का दैट इज़ फिलैंथ्रोपिक। इसमें सेल्फलेस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेल्फलेस, जो कि अपने आप को इसमें कंसिडर ही ना करें। और एक आप इसमें लिख सकते हैं जेनरस, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ना। बेनिवोलेंट का मतलब भी होता है वही सेल्फलेस, जेनरस का भी मतलब वही होता है। तो मैं आपको ये सारे वर्ड्स इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी साथ साथ बढ़ती जाए। ठीक है, इन वर्ड्स को लिख के रख लीजिए क्योंकि एक बार में याद तो नहीं होंगे। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड यानी कि आपको स्पेलिंग देखनी है किसकी इनकरेक्ट है। तो कॉइनेश्योर, आई होप इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक कर रहा हूँ, इफ़ नॉट देन प्लीज़ पार्डन मी। कॉइनेश्योर है, कॉइनेश्योर, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो भी होगी, लेकिन इसकी स्पेलिंग जो है दैट इज़ करेक्ट। कॉइनेश्योर इज़ समवन जो कि एक्सपर्ट होगा स्पेशली इन टेस्ट, है ना। फूड और आर्ट में जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा उसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट, जज होता है वो। ठीक है, एक्सपर्ट जज इन टेस्ट, एक्सपर्ट जज इन टेस्ट, स्पेशली फूड और आर्ट से रिलेटेड है ये, तो उसको हम बोलते हैं कॉइनेश्योर। एम्बैरस, एम्बैरस का मतलब क्या होता है? एम्बैरस का मतलब होता है टू मेक समवन फील अशेम्ड। ठीक है, किसी को अशेम फील कराना, अशेम्ड फील कराना, है ना, किसी को जलील करना, है ना, वो उसको बोलते हैं एम्बैरस करना। ठीक है, एम्बैरस तो यहाँ पे करेक्ट है, इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट है, ये भी स्पेलिंग करेक्ट है। बरकैनरी, ये तो कोई वर्ड ही नहीं लग रहा मुझे। रेलिवेंट, रेलिवेंट की भी स्पेलिंग आई थिंक इनकरेक्ट है यहाँ पे। रेलिवेंट की स्पेलिंग होनी चाहिए थी RELEVANT है, रेलिवेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट या क्लोजली कनेक्टेड। हम बोलते हैं ना दिस इज़ रेलिवेंट टू दिस, है ना, मतलब क्लोजली कनेक्टेड। ठीक है, इसका मीनिंग होनी चाहिए क्लोजली कनेक्टेड। इसकी जो स्पेलिंग है इन्होंने गलत लिखी है, तो ये भी आंसर ठीक नहीं है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, इसकी भी स्पेलिंग गलत है। ये वर्ड यहाँ पे होना चाहिए था ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, ये स्पेलिंग है, ये नहीं है स्पेलिंग। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे हायरार्की चलती है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी मैनेजमेंट में अगर वो हायरार्की बेस पे चलते हैं तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी टाइप। तो ये वर्ड यहाँ पे होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी का। तो यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे भी गलत है। अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, मतलब आपको चूँकि एक ही ऑप्शन करना है ना चूज़, तो यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, तो ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। हालांकि दोनों यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ना इसकी स्पेलिंग करेक्ट है ना इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, तो ये दोनों आप जहन में रखेंगे। हालांकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन SSC ने यही डाला है, यही ऑप्शंस दिए हैं वहाँ पे,
तो आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी होती हैं मिस्टेक्स, बट द थिंग इज़ यू हैव टू रिमेंबर दिस, रेलिवेंट इज स्पेलिंग VANT, रेलिवेंट, एंड ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये था आज का पहला लेक्चर इंग्लिश को लेके। आई होप आपने इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझा होगा, और जो भी चीज़ें हैं आप मुझे कांटेक्ट करके या मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। अगर आपको PDFs यानी कि नोट्स चाहिए तो आप मुझे वो भी बोल सकते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ये सब्सक्राइब का बटन वहाँ पे दिख जाए। और इस महीने चूँकि इस JKP कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है 1 दिसंबर को इन्होंने वैसे रखा है, 1 से लेके दो शिफ्ट, 1 को है, 3 को है, और शायद 22 को है कि 8 को, कुछ ऐसा ही है। आज ये डेट्स आए हैं, तो लेकिन इस महीने में हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये जो सारा इंग्लिश है इसके कम से कम 15 सेट्स प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सारा सिलेबस में आपको टच करके जाऊंगा कि यानी कि सारा सिलेबस हम थॉरोली रिवाइज़ करें। इसके साथ साथ जो है रीजनिंग के भी लेक्चर्स आपको कल से मिलेंगे। रीजनिंग के भी हम PYQ से ही स्टार्ट करेंगे, कि ताकि हमें एक एक्स्ट्रा एज मिले कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। और GK का पोर्शन तो चल ही रहा है, उसको कंटिन्यू भी करेंगे, और आगे उसको रिपीट यानी कि उसका रिवीजन भी करते जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।